बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स में आज हम बात करेंगे OSI मॉडल की। और OSI मॉडल में जो डिफरेंट लेयर्स हैं उन लेयर्स को डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले OSI रेफरेंस मॉडल जो है वो क्या है। OSI मॉडल ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया, जो कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारी दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर काम करती है। OSI मॉडल 1984 में रिलीज हुआ। OSI मॉडल नेटवर्क में कम्युनिकेशन के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करता है। ये ओपन सिस्टम है क्योंकि ये दो मुख्तलिफ सिस्टम्स को नेटवर्क पर कम्युनिकेट कराने का मॉडल है। OSI मॉडल का काम क्या? OSI मॉडल डाटा कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड से मुराद वो रूल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है कम्युनिकेशन के दौरान। जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स या नेटवर्क एक दूसरे को डाटा सेंड या रिसीव करें तो ये डाटा वो कुछ रूल्स के तहत होगा। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास एक छोटा सा नेटवर्क है। यहाँ पे इस नेटवर्क में डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं, जैसे ये लैपटॉप है हमारे पास, ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल डिवाइसेस हैं और ये जो हैं वो इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। तो जब ये नेटवर्क बन जाता है तो इस लैपटॉप से इस टेबलेट पे या इस कंप्यूटर से इस लैपटॉप पे हम डाटा सेंड करेंगे। तो डाटा को सेंड करने के क्या रूल्स हैं, किन रूल्स के तहत हम डाटा सेंड करेंगे, तो वो जो रूल्स हैं वो OSI मॉडल उन रूल्स का जो स्टैंडर्ड है वो हमें प्रोवाइड करता है। इन रूल्स को ही हम स्टैंडर्ड कहते हैं और इस तरह के रूल्स के एक ग्रुप को OSI मॉडल कहते हैं। ये एक लॉजिकल मॉडल है जो हमें बताता है कि डिवाइसेस ने किस तरह कम्युनिकेट करना है। किसी भी कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और अगर हम इंटरनेट से कोई चीज सर्च करते हैं तो हमें वेब ब्राउजर चाहिए होता है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है, जैसे विंडोज 7 या विंडोज 10 हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इनके बगैर या बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बगैर हम वेब ब्राउजर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। इनके अलावा कम्युनिकेशन के लिए हमें NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की जरूरत होती है, जिसके बारे में हम डिटेल वीडियो पहले देख चुके हैं। इसके अलावा बाकी नेटवर्क डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ती है। उनकी डिटेल देखने के लिए आप नेटवर्क डिवाइसेस वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा हमें मीडियम की जरूरत भी पड़ती है, उसकी भी आप डिटेल वीडियो ट्रांसमिशन मीडिया के नाम से आपको अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। OSI मॉडल मुख्तलिफ चीजों को डील करता है, जैसे डिवाइस को कैसे मालूम होगा कि कब और कहां डाटा सेंड करना है, नेटवर्क पर मौजूद नोड डाटा रिसीव कैसे करेगा और वो कैसे जानेगा कि कैसे सर्च करना है डाटा को। दो नोड्स जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। नेटवर्क में नोड फिजिकली कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे मुख्तलिफ डिवाइसेस पर प्रोटोकॉल काम करता है और डाटा को अरेंज करता है। ये सारे जो काम हैं
ये OSI रेफरेंस मॉडल डील करता है। OSI रेफरेंस मॉडल की लेयर्स की हम बात करते हैं। OSI रेफरेंस मॉडल 7 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। जो OSI रेफरेंस मॉडल की लेयर्स हैं उनको हम डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। ये हमारे पास 7 लेयर्स हैं। इन लेयर्स को हम नाम बॉटम टू टॉप देते हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ये हमारे पास जो फिजिकल लेयर है इसको हम हार्डवेयर लेयर भी कहते हैं। इन 2 लेयर्स को हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर भी कहते हैं। इन 2 को हम मिडलवेयर भी कहते हैं लेयर, और इनको सर्विस लेयर भी कहते हैं। और यहां पे यही वो 7 लेयर्स हैं जो हमारी और टॉप की जो 4 लेयर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट जो कंप्यूटर है उसकी होती हैं, और जो लास्ट 3 लेयर्स हैं ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क की होती हैं। ये जो डायग्राम है ये बहुत गौर से जो है वो समझने वाली है। इसको अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिट करने वाला कंप्यूटर है जो डाटा को सेंड करेगा। ये हमारे पास रिसीवर है जो डाटा को रिसीव करेगा। दोनों जो कंप्यूटर्स हैं वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं और वो OSI मॉडल को फॉलो करके डाटा सेंड या रिसीव करेंगे। इस डायग्राम को बहुत गौर से आपने समझना है, क्योंकि जब हम लेयर्स को डिस्क्राइब करेंगे तो लेयर्स को डिस्क्राइब करते हुए हम बार बार इस जो डायग्राम है इसको रेफर करेंगे। तो यहां पे जब हम सेंडर से जो ट्रांसमीटर है, जो सेंडर कंप्यूटर है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो जब डाटा सेंड करता है तो डाटा सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के पास आता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर के पास आता है, फिर सेशन लेयर के पास, फिर ट्रांसपोर्ट के साथ, फिर नेटवर्क लेयर के साथ, फिर डेटा लिंक लेयर के साथ और फिर फिजिकल लेयर के पास ये आता है। जैसे हमने अभी बात की है कि जो लेयर्स हैं इनको नाम हम बॉटम टू टॉप देते हैं। तो यहां पर जब डाटा सेंड होगा तो ट्रांसमीटर डाटा सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर को देगा। हम सारी लेयर्स की जो वर्किंग है वो हम अभी देखेंगे कि ये लेयर्स क्या काम करती हैं। फॉर द टाइम बीइंग अभी आप ये जो है वो एज्यूम करें कि इस लेयर ने जो भी डाटा के साथ प्रोसेसिंग करनी है वो करके ये डाटा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर को दे देती है, और जिस लेयर के पास ये डाटा पहुंचता जाता है वो लेयर अपना हेडर जो है वो उसके साथ प्रोसेसिंग करके अटैच करती जाती है। तो डाटा, और ये अगर देखें, ये अगर हमारे पास डाटा हो तो ये देखें कि जिस लेयर से भी ये डाटा गुजर रहा है तो इसकी जो साइज है वो बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि हर लेयर प्रोसेसिंग करने के बाद डाटा को नेक्स्ट लेयर को फॉरवर्ड कर रही है। तो डाटा जब हमारे पास फिजिकल लेयर के पास आता है, फिजिकल लेयर में डाटा जब हमारे पास पहुंचता है तो फिर ये फिजिकल लेयर इस डाटा को फिजिकल लिंक या मीडियम के ऊपर भेज देती है, और मीडियम से ट्रेवल करने के बाद डाटा जो है वो रिसीवर जो कंप्यूटर है उसके पास पहुंचने के लिए सबसे पहले जो पहुंचेगा वो फिजिकल लेयर के पास पहुंचेगा। याद रखें, डाटा जब सेंडर ने सेंड किया है तो वो सबसे पहले किस लेयर के पास पहुंचे? जी बिल्कुल, एप्लीकेशन लेयर के पास। और सबसे आखिर में किसके पास पहुंचे? फिजिकल लेयर के पास। लेकिन जब डाटा रिसीविंग एंड पे जाएगा तो सबसे पहले फिजिकल लेयर के पास पहुंचेगा। फिजिकल लेयर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके अपना हेडर जो है उसके साथ से डी अटैच कर लेगी। फिर ये डाटा लिंक लेयर को वही डाटा प्रोवाइड करेगी, फिर वो नेटवर्क को प्रोवाइड करेगी, फिर ट्रांसपोर्ट को, फिर सेशन लेयर को, फिर प्रेजेंटेशन को, और लास्ट में एप्लीकेशन लेयर के पास सिर्फ डाटा पहुंचेगा। बाकी जो हेडर सेंडर ने लेयर्स ने अटैच किए थे वो सारे हेडर्स यहां पे ये वाली लेयर्स इससे डी अटैच कर लेंगी, और हमारे पास यहां पे डाटा रिसीवर के पास आके डाटा रिसीव हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है।
अब हम वन बाय वन लेयर्स की बात करेंगे कि कौन सी लेयर क्या फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करती है। तो हम OSI मॉडल में सबसे पहले फिजिकल लेयर की बात करेंगे। बॉटम टू टॉप जो हमारे पास कौन सी लेयर आती है, ये जी बिल्कुल फर्स्ट लेयर आती है। ये OSI मॉडल की पहली लेयर है जो कि बॉटम में होती है, जिसका काम रॉ बिट्स को सेंड और रिसीव करना है मीडियम के ऊपर। ये मीडियम और डिवाइसेस के दरमियान इंटरफेस है। ये इनकोडिंग और डिकोडिंग की फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म करती है। डेटा जब सेंडर से रिसीवर की तरफ सेंड होता है तो वो सेंडर की फिजिकल लेयर से बाहर होगा और रिसीवर की फिजिकल लेयर में सबसे पहले जाएगा, जो हमने अभी बात की है। अगर आप इसी डायग्राम को दोबारा देखें तो देखें सेंडर की फिजिकल लेयर से ये डाटा आउट हो रहा है यहां पे सबसे पहले, और रिसीवर की फिजिकल लेयर को सबसे पहले ये डाटा मिल रहा है। तो रिसीवर की फिजिकल लेयर में सबसे पहले जाएगा। ये लेयर फिजिकल कनेक्शन को डील करती है। फिजिकल कनेक्शन ईथरनेट या ऑप्टिकल फाइबर की मदद से भी हो सकता है। डाटा को जब सेंड किया जाता है तो इसको सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और वो सिग्नल मीडियम से ट्रेवल करता है। फर्ज करें कि अगर मीडियम हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है तो सिग्नल जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, जी बिल्कुल लाइट की फॉर्म में होगा, लाइट की सूरत में ट्रेवल करेगा। अगर मीडियम ईथरनेट हो तो सिग्नल किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जी बिल्कुल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। ये सारा काम हमारे पास फिजिकल लेयर पर ही हो रहा होता है, जो कि डाटा को अकॉर्डिंग टू द मीडियम कन्वर्ट करती है। इसका मतलब है कि ये लेयर जो है वो केबलिंग या सिग्नलिंग के काम करती है। केबल्स का लेआउट क्या होगा, जिसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी के ऊपर भी एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें आप डिफरेंट टोपोलॉजीज की डिटेल जो है वो देख सकते हैं। जी टोपोलॉजीज वाली वीडियो को आप देखेंगे तो आप वहां पे इसकी डिटेल जो है वो समझ पाएंगे कि टोपोलॉजीज की क्या वर्किंग है। तो हम मुख्तसरन हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारे पास फिजिकल लेयर है ये केबलिंग से रिलेटेड जो काम होते हैं वो परफॉर्म करती है, या फिर ये जो हमारे पास सिग्नलिंग से रिलेटेड जो काम है वो ये काम परफॉर्म करती है। और सिग्नलिंग की जैसे हमने अभी बात की है कि अगर मीडियम हमारे पास जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स का होगा तो सिग्नल लाइट में ये कन्वर्ट करेगी। इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो यहां पे जो हमारे पास फिजिकल लेयर है ये क्या काम करती है। एक तो फिजिकल लेयर जो है डाटा सेंड करती है ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर, और जब रिसीवर साइड पे पहुंचती है तो ये ट्रांसमिशन मीडियम डाटा सबसे पहले फिजिकल लेयर को देता है, और सेंडर साइड पे जो डाटा लिंक लेयर होती है वो अपना डाटा जो है वो फिजिकल लेयर को प्रोवाइड करती है। तो ये एज अ इंटरफेस भी है। किसके बीच में इंटरफेस है ये इस ट्रांसमिशन मीडियम के और इस डाटा लिंक लेयर के बीच में ये एज अ इंटरफेस भी काम करती है। उसके बाद हम बात करेंगे डाटा लिंक लेयर की कि डाटा लिंक लेयर जो है वो क्या फंक्शनैलिटीज जो हैं वो परफॉर्म करती है। डाटा लिंक लेयर जो है ये OSI मॉडल की सेकेंड लेयर है। ये नेटवर्क लेयर से आने वाले डाटा के लिए इंटरफेस भी है और किसी फिजिकल लिंक पर रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। हब और स्विच जिनके हम डिटेल वीडियोस इससे पहले देख चुके हैं, दोनों जो है वो इसी लेयर पर काम करते हैं। डाटा जब इस डिवाइस पर पहुंचता है तो उसको फ्रेम कहते हैं। डाटा जब इस लेयर पे पहुंचता है तो उसको फ्रेम कहते हैं। ये लेयर फ्रेम के साथ
स्टार्ट और स्टॉप बिट और पैरिटी बिट अटैच करती है, क्योंकि फ्रेम जो है वो कंटिन्यूस वंस और जीरोस पर मुश्तमिल होता है, तो वहां पे इसलिए स्टार्ट और स्टॉप बिट लगाई जाती है कि ये अंदाजा लगाया जा सके कि ये फ्रेम कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे ये फ्रेम खत्म हो रहा है। और पैरिटी बिट इसलिए अटैच की जाती है कि जब डाटा जो है वो सेंड हो तो अगर उसमें कोई एरर आता है तो पैरिटी बिट चेंज हो जाती है, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये डाटा करप्ट हो चुका है। इसके अलावा ये लेयर फ्लो कंट्रोल का भी काम करती है। कोई डिवाइस जितना डाटा रिसीव जो है वो कर सकता है, अगर उससे ज्यादा डाटा उसको सेंड किया जाएगा तो वो रिसीव नहीं कर सकेगा, उतना ही डाटा उसको सेंड करना है। ये फ्लो कंट्रोल कहलाता है। जब सेंडर से रिसीवर की तरफ डाटा को सेंड किया जाता है तो सेंडर साइड पर सेकंड लास्ट लेयर और रिसीविंग साइड पर सेकंड लेयर जो है वो डाटा लिंक लेयर है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नेटवर्क और फिजिकल लेयर के दरमियान में है। ये लेयर जो है वो फिजिकल एड्रेसिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। फिजिकल एड्रेसिंग से क्या मुराद है? मैक एड्रेस भी जिसे हम कहते हैं, मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो हर डिवाइस का यूनिक होता है। ये लेयर तमाम डिवाइसेस को उस मैक एड्रेस की वजह से पहचानती है। स्विच जो लेयर 2 पर काम करता है वो अपने साथ अटैच डिवाइसेस को इसी मैक की मदद से पहचानता है। ये मैक एड्रेस हर डिवाइस का यूनिक होता है। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा भेजना मैक एड्रेस के बगैर नामुमकिन है। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये लेयर है ये क्या काम करती है? एक तो फिजिकल एड्रेसिंग का काम करती है ये, दूसरा काम फ्रेमिंग का करती है ये। फ्रेमिंग से क्या मुराद है जी? जब डाटा सेकंड लेयर के पास पहुंचता है तो उसको हम फ्रेम कहते हैं, और वो 1 और 0 पर मुश्तमिल होते हैं। उसके साथ स्टार्ट और स्टॉप बिट और पैरिटी बिट ये लेयर जो है वो अटैच करती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इस सारी कम्युनिकेशन में। ये OSI मॉडल की थर्ड लेयर है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं। जब डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजा जाता है तो सेंडर साइड पर ये 4th लेयर है और रिसीवर साइड पर ये 3rd लेयर होती है, क्योंकि नंबरिंग जो है वो हमेशा बॉटम से टॉप की तरफ की जाती है। ये लेयर लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करती है। ये कनेक्टिविटी ऑफ नोड्स और राउटिंग का भी काम करती है। सबसे अहम काम जो इसका है वो क्या है? कनेक्टिविटी ऑफ नोड्स एंड राउटिंग का। उसके अलावा हम अभी इसकी डिटेल भी देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करती है। एड्रेसिंग और पैकेट्स को सेंड करने के लिए रूट की जो सेंडर से रिसीवर के दरमियान रूट बनता है उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ये लेयर पैकेट डिलीवरी का काम करती है। पैकेट डिलीवरी से क्या मुराद है? जब सेंडर से या सोर्स से डाटा सेंड होता है और जब तक डाटा जो है वो जिस पाथ से होता हुआ डेस्टिनेशन पे पहुंचता है उसको हम पैकेट डिलीवरी कहते हैं। डाटा जब भेजा जाता है और डाटा जब नेटवर्क लेयर पर पहुंचता है तो इसको हम नाम देते हैं पैकेट का। और अभी हमने पढ़ा जैसे ही डाटा लिंक लेयर पे डाटा जो है वो पहुंचता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं जी? उसको हम फ्रेम का नाम देते हैं। तो वही जो लेयर है वही जो डाटा है जब नेटवर्क लेयर के पास पहुंचता है तो उसको हम पैकेट का नाम देते हैं। इन पैकेट्स को लेकर जाने का काम भी यही लेयर करती है। जिस रास्ते से होकर ये पैकेट जाता है वो रास्ता भी यही लेयर डिसाइड करती है। इससे मुराद ये है कि ये
पैकेट स्विचिंग में जब एक पैकेट एक राउटर पर पहुंचता है तो उसको नेक्स्ट राउटर की तरफ भेजने के लिए ये देखा जाता है कि नेक्स्ट पर भेजने या डेस्टिनेशन पर पैकेट को पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। इस बात को हम जरा डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे ये देखें, हमारे पास यहां पे ये फर्ज करें कि सेंडर कंप्यूटर है, ये हमारे पास फर्ज करें कि कोई रिसीवर कंप्यूटर है। सेंडर ने डाटा जो है वो सेंड किया, तो वो डाटा इस राउटर के पास पहुंचा है। अब हमने जैसे कहा कि वो डाटा पैकेट्स की फॉर्म में है, तो पैकेट 1 को वो इस रास्ते से ये वाला राउटर जो है वो भेज देता है इसके पास, ये वाला राउटर पैकेट 1 को इस राउटर के पास भेज देता है, और ये वाला राउटर जो है वो इस पैकेट को इस राउटर के पास पहुंचा देता है, और ये राउटर इसको इस डेस्टिनेशन के पास पहुंचा देता है। पैकेट 2 जो है वो ये वाला पाथ जो है वो लेता है, इस राउटर के पास आता है, फिर ये इस राउटर के पास आता है, फिर ये इस राउटर से होता हुआ डेस्टिनेशन पे आ जाता है। तो ये सोर्स से डेस्टिनेशन, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, और इस पे पैकेट्स जो हैं वो डिफरेंट पाथ्स लेके यहां तक पहुंचे। तो ये जो सारा काम है इसको हम पैकेट स्विचिंग भी हम कहते हैं, और ये पैकेट जिस रास्ते से यहां पे आया है इसको हम रूट भी कहते हैं, और ये जो रूट्स हैं ये प्रोवाइड करना इन राउटर्स का काम है। पूछता है तो उसको नेक्स्ट राउटर की तरफ भेजने के लिए ये देखा जाता है कि नेक्स्ट पर भेजने या डेस्टिनेशन पर पैकेट को पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, या वो पाथ जिस पर कॉस्ट कम पड़ती हो। सिंपली ये देखा जाता है कि ऑप्टिकल पाथ जो है वो कौन सा है। तो फॉर द टाइम बीइंग जब भी पैकेट जो है वो किसी भी राउटर के पास होता है तो वो राउटर रन टाइम पे ये डिसाइड करता है कि इस पैकेट को डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए कौन सा ऑप्टिमल पाथ है, बेस्ट पाथ है, उस पाथ पे इसको हम भेज दें। ये काम जो है वो नेटवर्क लेयर करती है, और ये आईपी एड्रेस की मदद से करती है। आईपी एड्रेस पर एक वीडियो जो है वो अवेलेबल है, वहां पे आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। आईपी को इस्तेमाल करना और उसकी मदद से बेस्ट पाथ का फैसला करना ये राउटर का काम होता है, इसलिए राउटर को लेयर 3 डिवाइस भी कहा जाता है। ये लेयर जो है हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है। जब सेंडर से रिसीवर की तरफ पैकेट जाता है तो किसी नेटवर्क में तो मुख्तलिफ राउटर से होके जाता है, जैसे हमने अभी डायग्राम की मदद से ये देखा है। दोबारा यहां पे इस डायग्राम में आप आ जाएं तो एक राउटर जो है इसको हम एक हॉप कहते हैं, ये दूसरा राउटर है इसको सेकंड हॉप कहते हैं। तो सोर्स से डेस्टिनेशन पे पैकेट 1 को पहुंचने के लिए पैकेट 1 कितने हॉप से गुजरा है, हॉप 1, हॉप 2, हॉप 3 और हॉप 4, और फिर ये डेस्टिनेशन पे पहुंचा है। तो ये एक राउटर से दूसरे राउटर पे हॉप करता है, या जिसे हम कहते हैं जी कि ये जंप करता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन भी है। सेंडर से रिसीवर तक जितने राउटर्स होंगे जिनसे पैकेट गुजरता है वो, जैसे हमने अभी बात की, वो क्या कहलाते हैं, हॉप कहलाते हैं। और एक राउटर से जो पैकेट है वो जंप करके अगले राउटर पे पैकेट जाता है, इसलिए भी इसको हम हॉप कहते हैं। तो ये जो है हमारे पास नेटवर्क लेयर का काम है, जो हमने डायग्राम की मदद से भी देखा है कि ये किस तरीके से ये काम करती है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो ये नेटवर्क लेयर है ये पैकेट डिलीवरी का काम करती है, ये सेटअप ऑफ ऑप्टिमल पाथ का काम करती है,
ये हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन का काम करती है और उसके अलावा ये लॉजिकल एड्रेसेस को डील करने का काम भी करती है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर हमारे पास जो है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। इसकी हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो OSI मॉडल में इसकी क्या वर्किंग है और ये किस तरीके से अपना काम परफॉर्म करती है। OSI जो रेफरेंस मॉडल है हमारे पास, उसकी फोर्थ लेयर जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ये डेटा सेगमेंट की नेटवर्क डिवाइसेस पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। उसके अलावा एरर कंट्रोल का काम भी ये करती है और ये लेयर इस बात को यकीनी बनाती है कि डाटा एरर फ्री जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाए। और उसके अलावा एक्नॉलेजमेंट का काम भी करती है जब डाटा जो है वो पहुंचता है। तो इन चीजों को, जो इसकी फंक्शनैलिटीज है, इनको हम जरा डिटेल के साथ देखते हैं कि ये फंक्शनैलिटीज किस तरीके से परफॉर्म करती है। सबसे पहली चीज कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का काम करती है, या जिसे पोर्ट एड्रेसिंग भी कहा जाता है। पोर्ट एड्रेसिंग या सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग जो है उसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहां पर अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास एक होस्ट है, कंप्यूटर है, और ये थ्रू इंटरनेट, थ्रू राउटर, डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ ये अटैच है। कोई इनसे सर्विस जो है वो ले रहा है। हम ये कहते हैं कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो हैं इस सिस्टम पर ओपन है। ये जो सिस्टम है इस पर मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो है वो ओपन है। जैसे वेब ब्राउजर ओपन है, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, कोई ईमेल, और साथ कोई गेम वगैरह जो है वो ऑनलाइन खेली जा रही है। ये तीन जो है वो हम कहते हैं कि एप्लीकेशंस इस कंप्यूटर पे इस टाइम जो है वो चल रही हैं। दूसरे कंप्यूटर के साथ इन तीन एप्लीकेशंस के जरिए ये कंप्यूटर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है। हम फर्ज करते हैं कि जिन कंप्यूटर्स के साथ ये इन एप्लीकेशंस के जरिए कनेक्ट है, तो हम इन कंप्यूटर्स को कोई फर्जी नाम दे देते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये ए कंप्यूटर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई कंप्यूटर है। फर्ज करें कि वेब ब्राउजर पर जो साइट ओपन है उसके जरिए ये सर्वर डी के साथ कनेक्टेड है, ये के साथ कनेक्टेड है। ईमेल के जरिए ये कंप्यूटर ई के साथ कनेक्टेड है, ये हम कहते हैं ई कंप्यूटर है। और गेम के लिए हम कहते हैं कि ये इस सी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। जब ये कंप्यूटर कोई ईमेल वापस इस कंप्यूटर को भेजता है, तो ये कैसे मालूम होगा कि ये किस एप्लीकेशन को भेजनी है। इसमें ये तीनों एप्लीकेशंस ओपन है, उनके जरिए ये इन कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है। यहां से जो उसने ये वाला कंप्यूटर जो है वो जब ईमेल वापस रिस्पॉन्ड करता है इस कंप्यूटर को, तो यहां पे जब इसके पास वो पहुंचती है तो इसके पास तो 4 एप्लीकेशंस या 3 एप्लीकेशंस इस वक्त ओपन है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये किस एप्लीकेशन के रिस्पॉन्ड में मैंने ये देनी है। वेब ब्राउजर को, ईमेल को, या जो ऑनलाइन गेम वाली एप्लीकेशन है उसको ये ईमेल पहुंचानी है। ये जो फंक्शनैलिटी है इसको हम पोर्ट एड्रेसिंग कहते हैं, और ये काम जो है वो पोर्ट नंबर्स के थ्रू होता है। और पोर्ट नंबर क्या चीज है? ये एक नंबर होता है जो हम किसी एप्लीकेशन को असाइन कर देते हैं कि ये एप्लीकेशन इस पोर्ट नंबर के थ्रू जो है वो चलेगी।
इसकी भी डिटेल वीडियो जो है आपको अवेलेबल है। इसके अलावा ये लेयर जो है वो सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग का काम भी ये जो है वो प्रोवाइड करती है। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग जो है क्या है, ये हमारे पास जो मैसेज होता है उसको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे सेगमेंट्स में, फिर उन सेगमेंट्स को सीक्वेंस नंबर दे दिए जाते हैं। यहां पर एक बात जो है वो लाजमी तौर पे समझने वाली है कि डाटा जिस वक्त डाटा लिंक लेयर सेकंड लेयर के पास पहुंचता है तो उसको फ्रेम कहते हैं, जब वो थर्ड लेयर के पास नेटवर्क के पास पहुंचता है तो उसको पैकेट कहते हैं, जब वो फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर के पास पहुंचता है तो उसको सेगमेंट कहते हैं। चूंकि हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम यहां पे इसको सेगमेंट कहेंगे। तो डाटा जब डिवाइड होता है सेगमेंट्स में तो उसको सीक्वेंस नंबर दे दिए जाते हैं। जैसे अगर वो 5 सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ तो हम उसको 1 2 3 4 5 सीक्वेंस नंबर दे देते हैं। उनको ये नंबर देने का फायदा ये है कि जब डेस्टिनेशन पर सेगमेंट पहुंचते हैं तो उनको दोबारा रीअसेंबल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो उसमें हेल्प मिलती है। रीअसेंबलिंग इन सीक्वेंस नंबर की मदद से होती है। और जब ये जो सीक्वेंस नंबर है इनमें से कोई अगर सेगमेंट करप्ट हो जाता है तो फिर भी हम दोबारा जब वो रीसेंड होगा तो हम उसको उसकी प्रॉपर जगह पे लेके जा सकते हैं। इस काम को अगर आप इस डायग्राम की मदद से समझें, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग को, यहां पे देखें ये हमारे पास एक सर्वर है, ये हमारे पास एक कंप्यूटर है। इस सर्वर से हम कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं, कोई वीडियो जो है वो हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये फुल वीडियो है हमारे पास, ये अभी सेगमेंटेड नहीं है, इसको हमने सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं किया। और यहां पे इसी वीडियो को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमने 6 सेगमेंट्स बना दिए और उनको हमने सीक्वेंस नंबर भी दे दिए। और ये हमारे पास जिस सीक्वेंस में डाटा सर्वर से सेंड हुआ उसी सीक्वेंस में यहां पे आके रिसीव हो जाएगा। तो ये सेकंड काम था इसका कि ये क्या करती है जी, बिल्कुल सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग का काम करती है। सेगमेंट को जैसे हमने कहा कि सीक्वेंस नंबर दिए जाते हैं, तो उससे ये है कि अगर कोई सेगमेंट लॉस हो जाता है सेंडर उसको दोबारा सेंड करता है और ये फिर डेस्टिनेशन पर रीअसेंबल होता है। तो इस तरह से ये लेयर एरर कंट्रोल का काम भी करती है। इनके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कनेक्शन कंट्रोल का काम भी करती है। कनेक्शन कंट्रोल से क्या मुराद है, जब सोर्स से डाटा सेंड होता है और डेस्टिनेशन पे जाता है ताकि वो एक पाथ लेता है, उसको कनेक्शन कहते हैं। और कनेक्शन जो है 2 तरह के होते हैं, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और एक होता है कनेक्शन लेस। जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है उसमें जब डाटा का कोई भी पार्ट रिसीवर के पास पहुंचता है तो वो उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। एक्नॉलेजमेंट से मुराद ये है कि वो वापस सोर्स को कोई मैसेज भेजता है कि मुझे ये डाटा रिसीव हो गया, उसको हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। तो इस वजह से जो कनेक्शन ओरिएंटेड तरीकाकार है ये रिलायबल है। और दूसरा जो है वो कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस से मुराद ये है कि इसमें एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंड नहीं होती और एक्नॉलेजमेंट सेंड करने का जो टाइम है वो बच जाता है, जिससे हमारी ट्रांसमिशन जो है वो फास्ट होती है। मुख्तसरन हम ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग या पोर्ट एड्रेसिंग का काम करती है, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग का काम करती है, एरर कंट्रोल का काम करती है और कनेक्शन कंट्रोल का काम हमारे पास ये करती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो लेयर है वो सेशन लेयर है। सेशन लेयर जो है उसका काम क्या है, इसकी हम
जरा डिटेल देखते हैं। सेशन लेयर, ये लेयर OSI रेफरेंस मॉडल की 5th लेयर होती है। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, ये सेशन बनाने का जो काम है वो करती है। सेशन किसे कहते हैं जी? सेशन लिंक को कहते हैं। जब दो कंप्यूटर्स A और B एक दूसरे के साथ ट्रांसमिशन कर रहे हो, डेटा सेंड और रिसीव कर रहे हो, तो लाजमी बात है कि उनके दरमियान कोई लिंक होगा। उस लिंक को सेशन कहते हैं। ये लेयर उन सेशन को मैनेज करने का काम भी करती है, जैसे कि सेशन बनाना, सेशन को ब्रेक करना वगैरह। हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जब हम अपने कंप्यूटर से किसी वेब ब्राउजर पे कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, तो वेब सर्वर वो साइट हमारे कंप्यूटर में, वेब सर्वर से वो साइट हमारे कंप्यूटर में ओपन हो जाती है। जितनी देर हम उस वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं, वो एक सेशन कहलाता है। उसके अलावा ये लेयर जो है वो डायल अप कंट्रोल का भी काम करती है। इसका मतलब ये है कि ये सेशन लेयर जो है दो डिवाइसेस के दरमियान जो हमारे पास लिंक है वो एस्टेब्लिश भी करती है। वो लिंक किस तरह का होगा? वो लिंक जो है वो हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है और वो लिंक जो है वो फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स पे वीडियो अवेलेबल है, वहां पे आप डिटेल से देख सकते हैं। उसके अलावा ये लेयर जो है वो सिंक्रोनाइजेशन का काम भी करती है। सिंक्रोनाइजेशन के काम से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि ये लेयर जो है वो चेक पॉइंट्स लगा देती है। अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कोई फाइल भेजी जा रही है, तो फाइल अगर पूरी सेंड ना हो तो जितनी सेंड होती है उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है। अगर चेक पॉइंट्स लगे हों तो फाइल पूरी ना होने की वजह से कोई अगर क्रैश हुआ हो, फाइल पूरी सेंड ना हो सके, तो दोबारा वो फाइल सेंड नहीं करनी पड़ती। अगर ये चेक पॉइंट्स ना हो तो पूरी फाइल दोबारा भेजनी पड़ती है। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कोई बुक जो है वो भेजनी है और उस बुक के फर्ज करें 100 पेजेस हैं और उन 100 पेजेस में से हर 10 पेजेस पे एक चेक पॉइंट्स लगा हुआ है। 50 पेजेस के बाद जो है वो कोई क्रैश अकर हुआ है, तो हर 10 पेजेस के बाद जो चेक पॉइंट्स लगा हुआ था उससे एक तो एक्नॉलेजमेंट आ रही थी कि इतने पेजेस सेंड हो गए, और दूसरी बात नेक्स्ट टाइम जब हम वो बुक भेजेंगे तो नेक्स्ट 50 पेजेस जो हैं वो हमें भेजने पड़ेंगे। इसका हमें ये फायदा है। जो मॉडर्न हमारे पास वेब ब्राउजर्स हैं वो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन तीनों लेयर्स के काम जो है वो खुद से भी ये कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर है वो प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है? ये OSI मॉडल की टोटल 7 लेयर्स में से ये 6 लेयर होती है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये डाटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से क्या मुराद है? ऐसी फॉर्म में तब्दील करती है कि नीचे वाली जो लेयर्स हैं उस डाटा को अंडरस्टैंड कर सकें। ये काम सेंडर साइड पर होगा और रिसीवर वाली जो साइड है उस पे भी ये काम होगा। इसको हम सिंटैक्स लेयर भी कहते हैं। ये नेटवर्क के लिए ट्रांसलेटर का काम करती है। फर्ज करें कि सेंडर साइड से डाटा ASCII फॉर्मेट में सेंड हुआ है, लेकिन रिसीवर साइड जो है वो EBCDIC एक्सटेंडेड बाइंडेड कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन कोड
और ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज EBCDIC समझती है। तो ये लेयर इस डेटा को ASCII से EBCDIC में ट्रांसलेट करेगी। इसके अलावा ये इंक्रिप्शन का काम भी करती है, डेटा को कोड करके ये मीडियम के ऊपर भेजती है ताकि जिसको ये डेटा भेजा जा रहा है वही उसको अंडरस्टैंड कर सके। ये इंक्रिप्शन मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिदम की मदद से होती है। इसके अलावा ये कंप्रेशन का काम भी करती है। इससे मुराद ये है कि सेंड होने वाली बिट्स को कम कर दिया जाए। अगर कोई 100 MB का डाटा फाइल हमने सेंड करनी है तो ये उसको कंप्रेस करके 70 MB कर देगी, और फिर जब डाटा लेस हो जाएगा तो उसको सेंड करना आसान हो जाएगा। तो शॉर्टली हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास लेयर है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाटा को ट्रांसलेट करती है, इंक्रिप्शन का काम करती है और कंप्रेशन का काम करती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर जो है उसकी क्या फंक्शनैलिटीज हैं? OSI मॉडल में ये लेयर 7th है। सेंडर साइड पर ये फर्स्ट लेयर है और रिसीविंग साइड पर ये 7th होती है। ये लेयर यूजर और एप्लीकेशन के दरमियान इंटरफेस का काम करती है। मींस यूजर को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि यूजर को डाटा सेंड करने के लिए किसी एप्लीकेशन की जरूरत होती है। जो भी एप्लीकेशन कंप्यूटर पर चल रही हो वो इस लेयर का पार्ट होती है। इसमें वो तमाम एप्लीकेशन या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर सेंडर से रिसीवर की तरफ डाटा सेंड करने के लिए इस्तेमाल करता है या रिसीवर डाटा रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करता है। वो एप्लीकेशन कौन सी हैं जो यूजर इस्तेमाल करता है? जैसे कि वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर में क्रूम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा, या फिर ईमेल एप्लीकेशन है जैसे आउटलुक वगैरह। तो यूजर इंटरफेस के अलावा ये लेयर जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर के लिए भी इंटरफेस का काम प्रोवाइड करती है, क्योंकि डाटा प्रेजेंटेशन लेयर को भी सेंड होता है इस लेयर के थ्रू। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से अगर हम देखें तो जब हम वेब ब्राउजर ओपन करते हैं जो कि एक एप्लीकेशन है, तो उसमें एक प्रॉपर साइट URL लिखने की हमारे पास जो जगह होती है, वहां पे हम अपनी जो रिक्वायर्ड वेबसाइट होती है वो हम टाइप करते हैं, फिर इंटर प्रेस करते हैं तो वो वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाती है। या ईमेल्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जिसको हम भेज रहे हैं उसके एड्रेस की जगह होती है, जो हम डाटा भेजना चाहें उसकी जगह होती है, फिर हमें वहां पे सेंड का ऑप्शन होता है, हम सेंड पे प्रेस करते हैं या कोई फाइल अटैच करते हैं तो वो सेंड करते हैं तो वो जिस सेंडर को हम भेज रहे होते हैं उसके पास पहुंच जाती है। तो ये प्रॉपर एप्लीकेशन है जो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है यूजर को कि हम वो वाला काम जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स पे जो डिफरेंट किस्म के जो प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं उनकी डिटेल है यहाँ पे। एप्लीकेशन लेयर, उस पे HTTP, FTP, प्रेजेंटेशन लेयर, उस पे SSL, TLS, सेशन लेयर पे ये, ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP, UDP और नेटवर्क लेयर पे IP, ARP, ICMP, IP सिक्योरिटी वगैरह प्रोटोकॉल जो है वो इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और सबसे अहम चीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।